हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश जी, जिस तरह से बीजेपी ने अपने लगभग सभी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, नाम सामने आ गए हैं 2 सीटों पर, हालांकि अभी भी मंथन लगातार जारी है। निश्चित तौर पर आज शाम तक या कल सुबह तक, कल दिन भर में बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी सामने आएगी। इन 2 नामों को लेकर के भी संशय खत्म होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी दबाव बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी 61 सीटों पर, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐलान होना बाकी है, कांग्रेस की तरफ से भी कई सीटों पर चर्चा होना बाकी है, गठबंधन पर भी पेच फंसा हुआ है। तो कहां स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण और असमंजस की पशुपेश की नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी अब फारिग हो गई है अपने उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर के। निश्चित तौर पर प्रचार प्रसार को धार दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर के चिंतन मंथन अभी भी जारी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर मीनू बेनीवाल उससे पहले से बल्कि तैयारियां कर रहे थे अभय सिंह चौटाला को चुनाव मैदान में चुनौती देने की, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटेजी मानी जा सकती है कि हाँ, मीनू बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारकर किसी भी तरह की चुनौती अभय सिंह चौटाला के लिए कायम बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। बीजेपी ये चाहती है कि अभय सिंह चौटाला जो है उन्हें किसी भी तरीके से परेशानी की स्थिति में नहीं डाला जाए। अगर वहां चुनौतियां इलाहाबाद में बढ़ जाती हैं तो यकीनन फिर यहाँ मुश्किलों का सामना भारतीय जनता पार्टी को बाकी सीटों पर करना पड़ सकता है। अभय सिंह चौटाला अगर बाकी 89 सीटों पर भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं, वहां पर भी दौरे करते हैं, तो उसका फायदा जाट वोट बैंक में बिखराव को लेकर बीजेपी को हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसी रणनीति के मद्देनजर यहाँ मीनू बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारने की बजाय इलाहाबाद सीट पर अमीर चंद मेहता को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। तो कह सकते हैं कि सोची समझी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तय कर रहे हैं कि कहां चुनाव को मुश्किल बना देना है और कहां चुनाव जो है बहुत ज्यादा मुश्किल इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आईएलएलडी की तरफ से जो है एक पास की स्थिति यहाँ पर देखने की मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दिया गया है। यहाँ मीनू बेनीवाल कड़ी टक्कर दे सकते थे, लेकिन खुद मीनू बेनीवाल को अभय सिंह चौटाला के खिलाफ न उतारकर यहाँ अमीरचंद मेहता को उतारने का काम किया गया। तो इंतजार अब कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का है, कब तक ये लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दे दी जाती है। लेकिन जो जैसा कि पहले जिक्र लगातार चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी में इस लिस्ट के सामने आने के बाद से तूफान की स्थिति देखने को मिलेगी। बिल्कुल महेश जी, लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 2 महिलाओं को टिकट दिया है, और इस बार राई विधानसभा की बात कर ले या पटौदी विधानसभा, दोनों ही सीट से महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोनों के जो पहले उम्मीदवार थे उनको बदला गया। पहले राई सीट से मोहन बड़ौली को जगह मिलनी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, कहा चुनाव लड़वाऊंगा, तो उस जगह से कृष्णा गहलावत को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं पटौदी सीट से विमला चौधरी को टिकट दिया गया है। देखिए, महिलाओं को तो भागीदारी दी जानी चाहिए थी और दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये तो सुनिश्चित करना ही होगा, वरना सवाल उठेंगे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या किया गया। तो यकीनन महिला उम्मीदवार तो उतारे जाने थे, उतार भी गए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जो देखने वाली बात है, यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी दाव खेलने का काम, मुस्लिम नेताओं पर भी दाव खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। नई लिस्ट को अगर देखें तो यहाँ पर फिरोजपुर झिरका से श्री नसीम अहमद को चुनावी मैदान में उतारने का काम बीजेपी ने किया। इसके अलावा पुराना सीट का जिक्र करें तो यहाँ पर एजाज खान को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो अमूमन ये धारणा है कि मुस्लिम नेताओं को टिकट देने से बचती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ पर चूंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियों का सामना कांग्रेस पार्टी से करना पड़ सकता था, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था, तो ऐसे में यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। बिल्कुल महेश जी, लेकिन इस बीच खास बात यह भी है कि बीजेपी ने जो दूसरी सूची जारी की है उसमें बहुत चिंतन मंथन किया गया। निश्चित तौर पर जो 67 उम्मीदवारों का पहले ऐलान किया गया था, उसके बाद बीजेपी में हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी, विरोधाभास की स्थिति बनी हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए, उससे सतर्कता बरतते हुए दूसरी सूची में काफी चिंतन मंथन और काफी बदलाव के बाद ये सूची जारी की गई है। देखिए, कहा जा सकता है कि उस तरह की विपरीत परिस्थिति का सामना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस लिस्ट के बाद तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जहां तूफान आ सकता था वो भारतीय जनता पार्टी में पहले से आ चुका है। हालांकि इस नए लिस्ट से किसी बड़े तूफान की आशंका तो नहीं है, लेकिन देखना होगा कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कौन कौन मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी कर रहे थे और जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया, फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी।
बिल्कुल महेश जी बने रहिए, आप हमारे साथ नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर। हम फिर लौटेंगे आपके पास। देवेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र जी, बीजेपी के महारथियों की सूची सामने आ गई है, प्रचार प्रसार को धार दिया जाएगा। तो देवेंद्र जी से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ लगातार बने हुए महेश जी। महेश जी, अब प्रचार प्रसार को धार देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, चूंकि अब उम्मीदवारों के नामों को लेकर के जो चिंतन मंथन होना था वो लगभग पूरा हो चुका है। अब प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, बीजेपी के लोग पहले से कर रहे हैं प्रचार प्रसार को लेकर। किसी भी तरह की कमी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहने देगी। लेकिन जो परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है, दरअसल वो अंदर का तूफान है जो पैदा हो चुका है। परेशानी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो एंटी इनकम्बेंसी है। उसी परेशानी से पार पाने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि टिकटों के ऐलान में भी कहीं ना कहीं चूक, यहाँ पर बड़ी चूक भारतीय जनता पार्टी को से हुई है, जिसका खामियाजा भी मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम में उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल बहरहाल ये बात कही जा सकती है कि मेहनत के लिहाज से, कोशिशों के लिहाज से बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। संगठन मजबूत है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि आरएसएस को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। हर जिले में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में आरएसएस के लोग इस वक्त जो है अपने काम को अंजाम देने में जुट चुके हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तक पहुंचाया जाए, इसकी रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को, थैला उठाने वाले वर्कर्स को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, किस तरीके से आरएसएस जो है उनके गुस्से के स्तर को कम कर सकती है, ये कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं।